हेलो ऑल ऑफ यू। हम इग्नू बीए के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12। ठीक है, इसके ESO 12 के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और ये आपका भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया है जिसके हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। और मैंने हिंदी के क्वेश्चन आंसर आपको पहले ही करा दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आपकी एग्जाम डेट, आपने अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था भर दीजिए, वो 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 30 नवंबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम आपका है शहरी सामाजिक संरचना। ओके, और ये चैप्टर 5 है। यहाँ पर कुछ परिचय आपको दिया गया है जो आपका संक्षिप्त में, जो भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ है वो यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बताया गया है, तो इसे आप पढ़ लेना। हम यहाँ क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहरीकरण सामाजिक संरचना की परिभाषित करने के लिए 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दृष्टिकोण आपसे पूछे गए हैं। किस बारे में पूछे गए हैं? शहरी सामाजिक संरचना के लिए। ठीक है, शहरीकरण सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं जो कि आपको बताने हैं। प्राचीन काल में जैसे यूनानी, मेसोपोटामिया, सुमेरिया आदि सभ्यताओं में सिवितास शब्द का प्रयोग परिवारों के धार्मिक व राजनीतिक संघ के लिए किया जाता था। ठीक है, परिवारों के राजनीतिक और सामाजिक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? इनके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया गया है उस शब्द का नाम है सिवितास। ठीक है, सिवितास शब्द का प्रयोग यहाँ पर परिवार के धार्मिक और राजनीतिक संघ के लिए किया जाता था। आवर्ष का प्रयोग एकत्र होने का स्थान अर्थात निवास स्थान के लिए किया जाता था, जहाँ परिवारों के संघ रहते थे। 17वीं शताब्दी के बाद से शहर को एक प्रकार का स्थान और शहरी को एक प्रकार के जीवन स्तर के रूप में जाना जाने लगा, जो शहरों में ही पाया जाता है। जनसंख्या की अधिकता तथा संगठन की जटिलता एवं गांव को कस्बों से, कस्बे को शहर से और शहर को एक महानगर से पृथक करती है। लुईस वर्ड जो कि एक समाजशास्त्री हैं, लुईस वर्ड समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शहरी सामाजिक संरचना को सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे व स्थायी निवास के रूप में देखते हैं। सामाजिक संरचना के संदर्भ में गॉर्डन चाइल्ड, मैक्स वेबर जैसे समाज वैज्ञानिकों ने बाजार तथा उसमें विशिष्ट वर्ग के व्यवसायियों की उपस्थिति को माना है। बाजार और वाणिज्य अर्थव्यवस्था का आकर्षण भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एकत्र कर देता है। वे सभी एक साथ रहना सीखते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर शहरी क्षेत्रों के लोग अपेक्षाकृत जटिल संगठनात्मक व्यवस्था में अपने को संगठित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल, सुपर बाजार, न्यायालय आदि शहर को परिभाषित करने के प्रमुख दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। ठीक है, जहाँ पर शहरों में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे आसपास हमें अच्छे अस्पताल मिल जाते हैं, सुपर बाजार मिल जाते हैं, न्यायालय मिल जाते हैं, और भी शहरों में बहुत सारी हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। पहला इसमें बताया गया है जनसांख्यिकी दृष्टिकोण। ठीक है, पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? जनसांख्यिकी दृष्टिकोण। भूगोलवेत्ताओं ने शहरी सामाजिक संरचना की परिभाषा को जनसंख्या के आधार एवं घनत्व की दृष्टि से देखा है।
ठीक है, इन लोगों ने जनसंख्या के हिसाब से देखा है। किसने देखा है इसे? भूगोलवेत्ताओं ने। ठीक है, भूगोलवेत्ताओं ने शहरी सामाजिक संरचना की परिभाषा को जनसंख्या के आकार एवं घनत्व की दृष्टि से देखा है। भारतीय संदर्भ में 1961 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार जो मानदंड अपनाया गया वह यह था कि शहरी स्थल ऐसी बस्ती होनी चाहिए जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। ठीक है, शहरों को, उस स्थान को ही शहर माना जाएगा जहां की जनसंख्या कम से कम 5000 होगी। ये कब की जनगणना में ऐसा माना गया था? 1961 की जनगणना में। ठीक है, दूसरा पारिस्थितिक दृष्टिकोण। ठीक है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण में क्या है? शहरी सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए दृष्टिकोण को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसे भी सम्मिलित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति जीव विज्ञान से तथा विशेषता वनस्पति विज्ञान से होती है। समाजशास्त्रियों ने पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाकर शहरी क्रियाकलाप तथा आवास व्यवस्था, बाजार, राजनीतिक संस्था, व्यवसाय केंद्र आदि का स्थानिक वितरण और शहरी क्षेत्र के विस्तार की प्रक्रियाओं और स्वरूपों का आधार माना है। इन्होंने इन सभी के अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने ये किया है समाजशास्त्रियों ने। तीसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण शहरी जीवन के सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सामाजिक आयामों के महत्व पर बल देता है। ठीक है, ये किस किस चीजें बल देता है? ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है वो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक और दूसरे जो सामाजिक आयाम हैं इनके महत्व पर बल देता है। यह दृष्टिकोण शहर के निवासियों के विशिष्ट जीवन दर्शन, मनोवृत्ति के मूल्यों पर व शहरी व्यवस्था में विद्यमान मानव संबंधों के विशिष्ट स्वरूप पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ताकि शहरों में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका रहन सहन है, किस तरह से उनकी जीवन शैली है, उन सभी पर ही प्रकाश डालने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका कि शहरीकरण की मात्रा के लिए 3 सूचक बताइए। अब शहरीकरण की मात्रा के लिए आपसे 3 सूचक पूछे गए हैं। ठीक है, तो शहरी जीवन शैली शहरीकरण का परिचय देती है। ठीक है, पहली लाइन आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन शैली शहरीकरण का परिचय देती है। किसी भी समुदाय में शहरी जीवन शैली का कितना अंश है, इसके निर्धारण के लिए कुछ मुख्य आधार हैं जो कि इस प्रकार हैं। क्या क्या आधार दिए गए हैं? पहला है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार यह निश्चित करता है कि यह शहर है और यहाँ निरंतर शहरीकरण की प्रक्रिया जारी है। यहाँ जनसंख्या बड़े आकार में विद्यमान है। व्यवसाय की अधिकता के कारण जनसंख्या में यहाँ वृद्धि होती रहती है और यही वृद्धि शहरीकरण की विशेषता है। शहरों में जनसंख्या की मात्रा 20,000 से अधिक पाई जाती है, परंतु आज इसकी संख्या लाखों में पहुंच गई है। ठीक है, आज के टाइम में शहरों में रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है आपको जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है तब जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जमीन की तुलना में लोगों का अनुपात अधिक हो जाता है। इमाइल दुर्खाइम ने अपनी प्रजनन विषयक कृतियों में इसका अध्ययन किया है और उन्होंने 2 तरह के घनत्व प्रस्तुत किए हैं। भौतिक घनत्व वह है जो भूमि की तुलना में लोगों के समान औसत को बताता है।
नैतिक गंतव्य लोगों के एक दूसरे से संपर्क की मात्रा को बताता है। ठीक है, जो नैतिक गंतव्य है वो क्या बताता है, लोगों की एक दूसरे से संपर्क की भावना को बताता है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, वो एक दूसरे से कितना संपर्क रखते हैं। और जो यहाँ पे भौतिक गंतव्य की बात करता है, और दूसरा कौन सा गंतव्य था इसमें, और एक तो इसमें दो तरह का भी गंतव्य है, एक तो भौतिक गंतव्य है और दूसरा नैतिक गंतव्य है। भौतिक गंतव्य जो है भूमि की को बताता है कि भूमि की तुलना में लोगों का सामान्य औसत क्या है, और नैतिक गंतव्य लोगों का एक दूसरे से संपर्क को बताता है। इस प्रकार शहरीकरण की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें जनसंख्या विषमता। ठीक है, जनसंख्या विषमता। जनसंख्या की विषमता को जानने के लिए शहरों में विभिन्न संस्थाओं से आए लोगों को अलग अलग संस्कृतियों को देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लोगों की, क्योंकि शहर में लोग कहीं से भी आके बस जाते हैं, इसलिए उनकी अलग अलग संस्कृतियां भी देखने को मिलती हैं। अर्थात नगर सदैव ही प्रजातीय लोगों व संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। नगरों ने लोगों को संसार के दूरस्थ भागों से एकत्र किया है। ठीक है, जो नगर है उनमें वहां पर लोग दूर दूर से आकर बसे हुए हैं, अलग बोलचाल के लोग हैं, अलग तरह की उनकी संस्कृतियां हैं, पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। जनसंख्या की बड़ी घनी एवं विषम प्रकृति के अनुसार ही उस समुदाय में उतनी ही अधिक शहरी विशेषता देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इसमें आपका है कि भौतिक और नैतिक गंतव्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें भौतिक और नैतिक गंतव्य का में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये पूछा गया इसमें। तो भौतिक गंतव्य यह भूमि की तुलना में लोगों के सामान्य औसत को प्रस्तुत करता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि भौतिक गंतव्य क्या होता है। भौतिक गंतव्य जो भूमि की तुलना में लोगों के समान औसत को प्रस्तुत करता है। परिवारों को पूर्व नागरिक समाजों की मूलभूत इकाई माना जाता है। ठीक है, परिवारों को पूर्व नागरिक समाजों की इकाई माना जाता है, मुख्य इकाई माना जाता है। और जब इसके आकार में वृद्धि होती है तो भौतिक गंतव्य में भी वृद्धि होती है। नैतिक गंतव्य दूसरा क्या है, नैतिक गंतव्य, इसमें गतिशील गंतव्य भी कहा जाता है। अब नैतिक गंतव्य को गतिशील गंतव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें लोगों के एक दूसरे से संपर्क को शामिल किया जाता है। इसमें लोगों के संपर्क की बात की जाती है कि लोग एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। लोगों में परस्पर जितना अधिक संपर्क स्थापित होता जाएगा वैसे वैसे नैतिक गंतव्य में वृद्धि होती जाएगी। लोग जितना ज्यादा एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे उतनी ज्यादा ही नैतिक वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, शहरों में किस तरह से आज विवाह की संस्था से धार्मिक तथा अनुष्ठानिक पक्ष अलग हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए इसको कि इसमें क्या पूछा गया है। आप अगर सिटी में रहते हैं तो आपको इन चीजों का अनुभव थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, शहरों में किस तरह से आज विवाह की संस्था में धार्मिक तथा अनुष्ठानिक पक्ष अलग हो रहे हैं। तो भारत में परंपरागत विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। ठीक है, जो हमारे देश में भारत में जो विवाह संस्कार है वो एक मुख्य संस्कार माना जाता है। ठीक है, ये परंपरागत रहा है, ना कि एक सिविल इकरारनामा है। ठीक है, तो हमारे भारत में परंपरागत विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, ना कि एक सिविल इकरारनामा। ठीक है, यह प्रतीक हिंदू के लिए एक आवश्यक संस्कार व पवित्र अनुष्ठान है। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों पर दृष्टि डालें तो विवाह को एक
दायित्व बताया गया है। ठीक है, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। और भारत में विवाह धार्मिक कार्यों के समापन के लिए एक पवित्र सहयोग भी है। ठीक है, इसे एक पवित्र संयोग भी कहा गया है। भारत में विवाह के संदर्भ में यह प्रचलित है कि माता पिता का नैतिक दायित्व होता है कि माता पिता का ये एक नैतिक दायित्व है कि वे अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करें और बच्चों का कर्तव्य है कि वे इस चुनाव का आदर करें। अतः हिंदू विवाह में जीवन साथी के चुनाव का आधार रोमांटिक प्रेम नहीं है। ठीक है, इसके कोर्टशिप के लिए कोई स्थान नहीं है और इसमें कोर्टशिप के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। परंतु आजकल के नवयुवकों में आदर्श विवाह को मानने की अभिलाषा देखी जा सकती है। ठीक है, आज शहरों में रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार जीवन साथी के चयन पद्धति में भी परिवर्तन हो रहा है। अपनी जीवन संगिनी के चुनाव में शहरी पृष्ठभूमि के अधिकांश पुरुष शिक्षित कामकाजी लड़कियों को पसंद करते हैं। यही कारण है कि दुल्हन के चयन में गैर परंपरागत शहरी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। साथ ही विवाह के अवसर पर संस्कार विधियों में सरलीकरण भी देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन सारे संस्कारों में सरलीकरण की भी बात की जाती है और इसी कारण विवाह से उसके धार्मिक और अनुष्ठानिक पक्ष धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। ठीक है, यही सब कारण है कि जो उसके विवाह के जो धार्मिक और अनुष्ठानिक पक्ष हैं वे अलग हो रहे हैं। शहर में निवास करने वाले युवकों के विवाह पक्ष पर जो विचार सामने आते हैं उनसे पता चलता है कि वे परंपरागत रूढ़ियों रिवाजों को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आज के जो शहरों में रहने वाले युवा हैं वो परंपरागत रिवाजों को रूढ़ियों को छोड़ना चाहते हैं, परंतु नैतिक दबाव और परंपरागत प्रतिबंधों के कारण वे संस्कारों और रिवाजों को छोड़ने में असफल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है। इसमें स्वतंत्र भारत में शहरी राजनीति के स्वरूप को लिखिए। अब आपको स्वतंत्र भारत में शहरी और राजनीति के स्वरूप को बताना है। उत्तर में शहरी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पहला परीक्षण किया गया था। वहां सीमित मताधिकार पर आधारित एक तरह की चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हो गया था। नगरपालिका स्तर की सरकार में जनता सहभागी हो सकती थी, इसलिए कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों ने नगर संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। सुभाष चंद्र बोस तक ने कलकत्ता नगर में कार्यकलापों से सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने कोलकाता नगर कार्यकलापों में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत में शहरी राजनीति का स्वरूप हम 3 रूपों में देख सकते हैं। कितने रूपों में देख सकते हैं? 3 रूपों में। पहला रूप हम नगरपालिका के चुनाव की प्रक्रिया के समय देख सकते हैं। दूसरा रूप इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में देख सकते हैं। पहला स्वरूप क्या है? नगरपालिका का, ठीक है, नगरपालिका के चुनाव का। और दूसरा स्वरूप क्या है? कार्य प्रणाली, संस्थाओं की कार्य प्रणाली में देखा जा सकता है। और मुख्य रूप से तीसरा रूप राष्ट्र के चुनाव में दिखाई पड़ता है। तीसरा स्वरूप किसमें दिखाई पड़ता है? राष्ट्र के चुनाव में। शहरी राजनीति के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उनमें
अध्ययनकर्ताओं द्वारा लोकतांत्रिक राजनीति के पक्ष परंपरागत सामाजिक संरचना के विरोध के संकेत दिए गए हैं। ए गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि राजनीति में धर्मनिरपेक्ष कारकों के स्थान पर संपत्ति, सांप्रदायिक, पंथ संबंधी और जातीय घटकों का अधिक प्रभाव है तथा भारत के शहरों में राजनीतिक प्रक्रियाएं एक समान हैं। चुनाव के समय परंपरागत जाति तत्वों की प्रधानता रहती है। इनके साथ ही कमजोर राजनीतिक संरचना में जाति, नातेदारी और पड़ोस के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जाती है। पीटर मेयर के अनुसार शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ऐच्छिक संगठन विद्यमान हैं जो शहरी राजनीति को लोकतांत्रिक बनाने के लिए मुख्य साधन हैं। वर्तमान में सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी PUCL, संपूर्ण क्रांति मंच, सांप्रदायिकता विरोधी समिति आदि गैर राजनीतिक दल शहरी क्षेत्रों में राजनीतिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ संगठन हैं जो कि राजनीति में या गैर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और दिए गए हैं, नीचे एक दो उसको भी हम देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिफ्थ वाला, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। ठीक है, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। मानवीय सभ्यता के विकास में नगर अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। यह परंपरावादी है और गतिहीन देहात का गतिशील प्रतिरूप है। नगरीय जीवन की कठिनाइयों एवं बुराइयों के बावजूद लोग नगर की ओर आ रहे हैं। नगरों की संख्या कम होने की अपेक्षा बढ़ रही है क्योंकि शहरी जीवन शैली में कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान हैं जो नगर की ओर आने के लिए लोगों को आकर्षित करती हैं। शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निवैयक्तिकता, पहला हेडिंग इसमें आप डालेंगे निवैयक्तिकता। बड़े आकार वाले शहरों में निवास करने वाले समुदाय के सभी सदस्यों के मध्य अंतरंग एवं आमने सामने का संपर्क नहीं हो सकता है। यहाँ पर लोगों द्वारा सीमित एवं विशेष उद्देश्यों के लिए ही परस्पर मेलजोल रखा जाता है। यहाँ पर लोग कभी भी एक दूसरे के संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया है तर्क संगति। शहरों में पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति निवैयक्तिक होती है। ठीक है, शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? निवैयक्तिक होती है। इसी कारण शहरी जीवन उपयोग मूलक बन जाता है। ठीक है, यही कारण है कि जो शहरी जीवन है वो उपयोगिता मूलक बन जाता है अतः लोगों द्वारा संभावित लाभों की पुष्टि करके ही संबंध स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर संबंध कैसे बनाए जाते हैं? लाभ और हानि के आधार पर बनाए जाते हैं। शहरों में ये संबंध मेलजोल बढ़ाने की सहज संतुष्ट के लिए नहीं है। ठीक है, शहरों में संबंध इसलिए नहीं होते हैं कि आप मेलजोल बढ़ाएं, बल्कि यहाँ संबंध आपके लाभ और हानि के आधार पर बनाए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, शहरी जीवन में प्रजातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की विषमता के कारण विभिन्न जीवन शैलियां और मूल देखने को मिलते हैं। व्यक्ति दूसरों को स्वयं की तुलना में भिन्न देखने का अभ्यास होने पर इस भिन्नताओं
के प्रति अधिक सहिष्णु हो जाते हैं। ठीक है, इससे जीवन की धर्मनिरपेक्षता की आवृत्ति पैदा हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया गया है विशेषज्ञता में वृद्धि एवं श्रम विभाजन। ठीक है, विशेषज्ञता में वृद्धि और श्रम विभाजन की हेडिंग आप जरूर याद कर लेना सबकी, फिर आपको जितना भी याद रह जाता है वो लिख देना थोड़ा बहुत, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। शहरों में अर्थ निपुण कार्यकर्ता, ठीक है, अर्थ निपुण का मतलब है जो आप किसी भी कार्य में आप दक्ष ना हो, थोड़ा बहुत जानते हो। ठीक है, कुशल कारीगर, कुशल कारीगर वो होते हैं जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो उनको अच्छा ज्ञान हो, अच्छी जानकारी हो। निपुण लेखक और यांत्रिक कलाकार, वित्तदाता, अध्यापक, समाज सुधारक और अन्य सभी के लिए स्थान है। ठीक है, शहरों में सभी को आपकी योग्यता अनुसार आपको काम शहरों में मिल जाता है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अतः सभी प्रकार के लोग शहरी समाज से अनुकूलता कर सकते हैं, सभी लोग शहरों में अपने हिसाब से रह सकते हैं। नगरीय कार्य इस तरह विभाजित एवं और नगरों के कार्य इस तरह से विभाजित किए गए हैं, इस तरह से बांटे गए हैं कि उपविभाजित होते हैं। नगरों का सारे विभाजित उपविभाजित होते हैं इसी तरह से कि गैर कारीगर श्रम का कार्य भी विशिष्टीकरण बन जाता है। नगरों में विशिष्टीकृत कार्य का प्रतिशत अधिक होता है, जिससे आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्टीकृत संगठनों में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के प्रकारों में हास्य। पहले परिवार में ही ऐसे कार्य किए जाते थे जो मनोरंजन से संबंधित होते थे, लेकिन शहरी सामाजिक परिवेश में विद्यालयों, क्लबों, स्वैच्छिक संगठनों और मॉल ने मनोरंजन संबंधी कार्यों का स्थान ले लिया है। ठीक है, अब मनोरंजन के लिए व्यक्ति विद्यालयों में कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं, क्लबों में मनोरंजन के लोग जाते हैं, स्वैच्छिक संगठनों में और मॉल वगैरह में जाते हैं। नेक्स्ट है 6 में जन सुविधाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जन सुविधाएं। नगरों में लोगों की सुविधाओं के लिए नगरपालिका सड़कों का निर्माण, पानी की टंकी, आवासीय प्लांट, नालियां, सफाई, शुद्ध वस्तुओं का वितरण, सरकारी दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएं आदि की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त बिजली, संचार के साधन, यातायात के साधन, पुलिस सेवा आदि नगरों में मुख्य रूप से उपलब्ध रहते हैं और नागरिक भी इसके प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है, शहरों में ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लोगों को भी इनकी जानकारी होती है, वो भी जागरूक रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कृत्रिमता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कृत्रिमता। कृत्रिमता का मतलब होता है आर्टिफिशियल, दिखावटी। ठीक है, नगरों में बनावटी व्यवहार, बनावटी रहन सहन, खान पान और आडंबर आदि पर विश्वास किया जाता है। यहाँ व्यवहार के नाम पर स्वार्थ सिद्ध ही विद्यमान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8 मानसिक संघर्ष, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मानसिक संघर्ष का मतलब है यहाँ पे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही तनाव में रहते हैं। ठीक है, शहरों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, व्यवसायों में संलग्नता और जरूरत से ज्यादा विशेषीकरण के कारण मानसिक संघर्ष बना रहता है। आज शहरी कार्यों की अपेक्षा आज शारीरिक कार्यों की अपेक्षा मानसिक कार्यों की बहुलता है। ठीक है, शारीरिक श्रम कम हो गया है और मानसिक श्रम, दिमागी कार्य बढ़ गया है। ठीक है, इसी कारण मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। यही कारण है कि लोगों में मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अतः नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव नगरों में स्पष्ट दिखाई देता है। जातिपात, छुआछूत,
छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेदभाव कम होता है। ठीक है, जो इस तरह की बुराइयां शहरों में कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, व्यवसाय की स्वतंत्रता रहती है, यहाँ आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकता है। आर्थिक आधार पर उसे सामाजिक स्थिति भी प्रदान हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नामहीनता। ठीक है, नामहीनता का मतलब क्या है कि शहरों में लोग बिना ही आपका नाम पता जाने आपसे वार्तालाप कर लेते हैं। ठीक है, तो नगरवासी एक दूसरे के प्राथमिक संपर्क में नहीं आते। ठीक है, जो लोग शहरों में रहते हैं वो एक दूसरे के प्राथमिक संपर्क में नहीं आते हैं। वे एक दूसरे के नाम को जाने बिना ही मिलते हैं व वार्तालाप करते हैं। ली का कथन है कि अनामिकता लाखों व्यक्तियों के नगर में पहचान को समाप्त कर देती है। ठीक है, जब आप किसी का नाम पता ही नहीं जानेंगे तो पहचान भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अनेक नगरवासी सामाजिक रिक्तता में निवास करते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रण करने वाले संस्थान आदर्श नियम प्रभावित नहीं होते। ठीक है, यद्यपि वह चारों ओर अनेक व्यक्तियों एवं अनेक संस्थागत संगठनों से परिचित होते हैं, तथापि वे किसी समूह अथवा समुदाय के प्रति अपनापन अनुभव नहीं करते हैं। सामाजिक रूप में वे प्रचुरता के मध्य निर्धन होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि सामाजिक रूप से वो निर्धन होते हैं क्योंकि समाज से उनका संपर्क नहीं होता है और बिना लोगों को जाने, बिना उनके नाम पते के ही लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने जरूरतों के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका 5th चैप्टर था जो खत्म हो गया। यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप 6 के क्वेश्चन आंसर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप BCA, MCA, BA जिसका भी आप सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।